रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत का पाठ 1 जिसका नाम है भाषा वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 6, 7, 8 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। संस्कृत प्रथमः पाठः भाषा। संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। संस्कृत क्या है? संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है और इसकी लिपि कौन सी है? इसकी लिपि देवनागरी है। लिपि क्या होती है? लिखने का ढंग। संस्कृत वर्णमाला। आइए हम संस्कृत वर्णमाला पढ़ते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहलाती है। संस्कृत भाषा में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर, व्यंजन तथा अयोगवाह। स्वर, व्यंजन तथा अयोगवाह। आइए सबसे पहला पढ़ते हैं स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। संस्कृत की वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 है। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? 13। आइए एक बार उनको पढ़कर समझ लेते हैं कौन कौन से 13 हैं। अ, आ, ई, उ, रे, ल, ए, आए, ओ और औ। स्वर के मुख्य 3 भेद हैं। स्वर के कितने भेद हैं? हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, रे। इस प्रकार ह्रस्व स्वर कितने माने गए हैं? 5। इस प्रकार कितने माने गए हैं ह्रस्व स्वर? 5। अब चलते हैं दीर्घ स्वर की तरफ। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का अर्थात ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। वह कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, रे, ए, आए, ओ, औ। यह संख्या में कितने होते हैं? यह संख्या में 8 माने गए हैं। यह संख्या में कितने माने गए हैं? यह संख्या में 8 माने गए हैं। इसके बाद है र स्वर का दीर्घ रूप नहीं होता है तथा ए, ओ का ह्रस्व रूप नहीं होता है। ए, और अ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण 2 स्वरों से मिलने पे होता है। संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो निर्माण होता है यह बनते किस प्रकार हैं? यह 2 स्वर को मिलाकर बनते हैं। जैसे अ जमा ई मिलाकर बना ए और अ जमा ए मिलाकर बना ए। तो यह क्यों बोले जाते हैं संयुक्त स्वर? क्योंकि इनका जो निर्माण है वे 2 भिन्न अलग अलग स्वरों से मिलकर बनता है। अब पढ़ते हैं हम प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? किसी वर्ण के लंबे उच्चारण में अथवा किसी को पुकारने में अंतिम स्वर प्लुत हो जाता है। प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। स्वर के बाद एस लगा होता है। एस का निशान इस तरह का निशान लगा होता है, लगा दिया जाता है। जैसे राम। वर्तमान समय में भाषा में इसका प्रयोग लगभग समाप्त हो गया है।
वर्तमान समय में क्या है, इसका प्रयोग समाप्त हो गया है। क्या होता है, जिसे जब हम किसी को पुकारते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं, या कोई लंबा वर्ण हमें बोलना हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसको बोलने में प्लुत स्वर जो होता है उसको बोलने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। अब चलते हैं, अभी हमने पढ़ा स्वर, अब पढ़ते हैं हम व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वह व्यंजन कहलाते हैं। अभी हमने स्वर पढ़ा था, स्वर में क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसमें हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन हमें जब व्यंजन बोलने होते हैं, व्यंजन जब हम बोलते हैं उसमें हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में 33 होते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, स्वर संख्या में कितने होते हैं? स्वर संख्या में 13 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर संख्या में 13 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। तो इनकी भी 3 श्रेणियाँ होती हैं। किसकी? व्यंजन की भी 3 श्रेणियाँ होती हैं। हमने स्वर की भी 3 श्रेणियाँ पढ़ी थी, 3 प्रकार पढ़े थे। अब इनके भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श, अंतस्थः और ऊष्म। स्पर्श, अंतःस्था और ऊष्म। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? वर्णमाला में का से माँ तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग में प्रथम वर्ण के नाम पर उस वर्ग का नाम रखा गया है। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसमें 5-5, सभी में 5-5 वर्ण हैं और इनको वर्ग में बांटा गया है। और उस वर्ग से ही, जैसे जैसे का वर्ग है तो का से शुरू हुआ है, इसीलिए इसको का वर्ग नाम दिया गया है। दूसरा वर्ग किस से शुरू हुआ है? चा से शुरू हुआ है तो इसे चा वर्ग का नाम दिया गया है। टा से शुरू हुआ है तो इसे टा वर्ग का नाम दिया गया है। ता से शुरू हुआ है तो इसे ता वर्ग का नाम दिया गया है। उसके बाद अंतिम है पा से, तो उसको पा वर्ग का नाम दिया गया है। तो का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? क, ख, ग, ख, न्या, णा। और चा वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, न्या। और टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठ, ड, ढ, अणा। और ता वर्ग के अंतर्गत ता, थ, द, ध, न। और पा वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। यह व्यंजन आते हैं। तो अब हम चलते हैं सेकंड, जो हमारा दूसरा अंतस्थ व्यंजन है उसको पढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से हैं वह? य, र, ल, व। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। उसके बाद हम तीसरा पढ़ते हैं व्यंजन का। तीसरी श्रेणी कौन सी है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। श, स, सा, हा। कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब 2 व्यंजन परस्पर जुड़कर एक नया रूप ले लेते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि क, छ मिलकर बनता है छ, इसका कक्ष या वृक्ष। ऐसे ही त्र कैसे बनता है? त और रा मिलकर बनता है त्रा, मित्र, शत्रु। ऐसे ही जा और न्या और मिलकर बनता है ज्ञ, तो ज्ञान और विज्ञान। ऐसे ही द और या मिलकर बनता है ध्य, तो उद्यम या विद्या। ऐसे ही श्र, स, श और र मिलकर बनता है श्र, तो श्रम और श्रमिक। उसके बाद चलते हैं अयोगवा। हमने अभी पढ़े थे सबसे पहले जो भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जाते वर्ण कहलाती है। और संस्कृत भाषा में वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार में से हमने पहले पढ़ा था स्वर, फिर पढ़ा व्यंजन, और उसके बाद अब हम पढ़ते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह 2 होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। अनुस्वार
व विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग कितने होते हैं? 2 होते हैं। अनुस्वार व विसर्ग को किसी न किसी वर्ण के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे पुनः, गतः, पंक्ति, संयम। यह किसी न किसी वर्ण के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं, यह अकेले खाली प्रयोग नहीं किए जाते। उसके बाद है हलंत। हलंत क्या होता है? संस्कृत भाषा में व्यंजन को हल भी कहते हैं। संस्कृत भाषा में व्यंजन को क्या कहते हैं? हल भी कहते हैं। जब व्यंजन में कोई स्वर नहीं मिला होता है तो स्वर रहित लिखने में उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। इस रेखा को हलंत और तिरछी रेखा युक्त वर्ण को हलंत वर्ण कहते हैं। जैसे का, देखिए आप नीचे तिरछी रेखा बनी हुई है, इसमें क हलंत, ख हलंत, ग प आदि। तो इस प्रकार की जो तिरछी रेखा शब्द वर्ण के नीचे लगी होती है वह हलंत कहलाती है। यदि वह रेखा नहीं लगी होती है, इसका मतलब कि वह जो वर्ण है वह हलंत युक्त है। तिरछी रेखा है, तिरछी रेखा लगी है तो वह आधा भी हो, कह सकते हैं हम कि वह जो वर्ण है वह आधा है। तो अगर व्यंजन रहित लिखना है, स्वर रहित लिखना है कोई वर्ण, तो हमें हलंत लगाना होता है। यदि हमें स्वर के सहित लिखना है तो हमें उसमें व्यंजन लगाने की, हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं व्यंजनों में स्वर का समावेश। व्यंजनों में स्वर का समावेश किस प्रकार होता है? व्यंजनों में जब स्वर मिलते हैं तो हलंत का लोप हो जाता है। अतएव विभिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। किस प्रकार से लिखा जाता है? जैसे कि क, आप देख रहे होंगे यहाँ हलंत लगा है, क्योंकि ये हलंत लगा है तो इसका मतलब ये व्यंजन रहित, स्वर रहित है। तो अगर हम इसमें स्वर लगा देते हैं तो इस प्रकार हम लिखते हैं क। ऐसे ही आप देख रहे होंगे छोटी ई तो कि, छोटा ऊ अगर हम लगाते हैं तो कु, रि, क्लि, के, कौ, का, की, कु, क्र और कै और कौ। तो इस प्रकार क्या होता है, हम इसमें हलंत सहित इस प्रकार लिखते हैं और हलंत के बिना हम हलंत सहित इस प्रकार लिखते हैं और हलंत के बिना इस प्रकार लिखते हैं। विशेष यहाँ पर क्या है? स्वर रा का प्रयोग अब प्राय समाप्त हो गया है। रा का प्रयोग पहले होता था, अब संस्कृत में भी इसका प्रयोग समाप्त हो गया है। वर्ण विच्छेद। अब पढ़ते हैं हम वर्ण विच्छेद क्या होते हैं। प्रत्येक शब्द कुछ वर्णों के मिलने से बनता है। इन्हीं मिले हुए वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करने पर अंत में जो स्वर होता है शब्द को वही नाम दिया जाता है। जैसे यदि शब्द के अंत में आ स्वर हो तो वह शब्द अकारांत होगा, और ई हो तो ईकारांत होगा, ऊ हो तो ऊकारांत होगा। उदाहरण स्वरूप कुछ यहाँ पर शब्दों के वर्ण विच्छेद दिए गए हैं, आइए नीचे उनको पढ़कर समझते हैं। तो सबसे पहले दिया है राम। शब्द क्या दिया है? राम। तो अगर हम इसमें वर्ण विच्छेद इसका करते हैं र जमा आ जमा म जमा आ, तो सबसे लास्ट में इसमें सबसे बाद में क्या आया है? किसका स्वर आया है? आ का। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? अकारांत, मतलब आ से इसका अंत हुआ है तो यह अकारांत हो गया। ऐसे ही बालकः। तो बालकः का अगर हमने वर्ण विच्छेद किया तो ब जमा आ जमा लर जमा आ जमा क जमा अह, तो ये किस पे खत्म हुआ है? अंत किस पे हुआ है? आ पर। तो इसको भी हम क्या नाम देंगे? अकारांत। ठीक है। इसी प्रकार पूजा, यह खत्म हुआ है किस पे? आ पर, बड़े आ पर, तो हम इसको क्या बोल देंगे? आकारांत। इसी प्रकार रवि, रवि जो है वह ई पे खत्म हो रहा है तो इसे देंगे ईकारांत। इस प्रकार सखी, सखी किस पे खत्म हो रहा है? ई, बड़ी ई पर, तो इसका नाम देंगे हम ईकारांत। इस प्रकार गुरु, गुरु किस पे खत्म हो रहा है? छोटे ऊ पर,
तो छोटे ऊप को हम क्या देंगे, उकारांत। और बधू, बधू जो है वह खत्म हो रहा है बड़े ऊपर, तो हम उसे बोलेंगे ऊकारांत। और मात्र, मात्र क्या है, वो किस पे खत्म हो रहा है, री पर, तो हम इसे कहेंगे रीकारांत। ऐसे ही सत्य, सत्य में पीछे क्या आ रहा है, किस पे खत्म हो रहा है, आ पर, तो हम इसे बोलेंगे आकारांत। और ऐसे ही राजन, राजन में हम ना का स्वर आ रहा है, हलंत पर खत्म हुआ है ये राजन, क्योंकि इसमें ना जो है वह पूरा नहीं है, राजन। ना अगर ऐसा होता, इस प्रकार होता, तो यह पूरा होता। इसमें आप देख रहे होंगे ना जो प्रयोग हुआ है वह हलंत में हुआ है, हलंत में हुआ है, इसका मतलब यह है आधा है, तो इसको हम क्या देंगे, हलंत का नाम देंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने प्रथमः पाठः भाषा पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।